हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट केमिस्ट्री। आज का लेक्चर मैं इस उम्मीद के साथ शुरू कर रहा हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम जो है हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर चल रहा था, इसके आगे का पोर्शन जो है हम पढ़ने वाले हैं। हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होने पर आया है। आज हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने मेरे जो लेक्चर सुना होगा, वो लेक्चर सुनने के बाद आपके दिमाग में जो है कुछ क्वेश्चन आए होंगे। वो क्वेश्चन ये है कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हमको नज़र आते हैं, वो तमाम के तमाम एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। वो तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा, वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते। सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट और कुछ ही जो मेटल्स हैं वही क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आसानी से बना पाते हैं। है ना? कि दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, ये आना चाहिए था आपके दिमाग के अंदर कि तमाम एलिमेंट्स जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार नहीं करते, है ना। ऐसा क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, तो कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे होते हैं जो डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, मतलब उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो वो डायमैग्नेटिक होती है, जबकि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होती है। तो इनके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं, तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर क्यों डिफरेंस आ रहा है, क्या वजह होगी। तो इसी जो क्वेश्चन, ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चन है, इसी के आंसर देने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश की गई। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ पोस्टुलेट्स जो है रखा है, कुछ मफरूजात उसने जो है बयान किया है। ये मफरूजात को हम समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरह से वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे पाती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो सबसे पहला पोस्टुलेट उसने रखा था वो ये है कि जो कोऑर्डिनेशन, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तैयार होता है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तैयार होते वक्त, मतलब वो जब तैयार होगा तो उस वक्त जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जो CMI होता है, जो मरकजी धाती मरकजी जौहर होता है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, वो क्या करता है, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। क्या करेगा वो, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल, जो उसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे, जो बचे हुए ऑर्बिटल होंगे। देखो, इससे पहले हमने जो कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है, तो वैलेंस बॉन्ड जो है थ्योरी ने बताया था कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, बंदिश तैयार होती है, बॉन्डिंग तैयार होती है। ये पढ़े थे हमने कोवेलेंट बॉन्ड जब पढ़ा था, तो उसमें क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक दूसरे से क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन जो होता है, CMI जो होता है, वो क्या करता है, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। हाँ, इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो हिस्सा लेते हैं। कैसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कौन से एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है आयरन को देखिए। आयरन की फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है। +3 यानी आयरन में से 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। अब बता सकते हैं आयरन की इलेक्ट्रॉन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कौन सी होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने जो है, अगर मैं इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालूं तो उसकी जो है कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, बता सकते हैं आप। डी ब्लॉक अनासिड जो चैप्टर पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसके अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का या जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक तरीका बताया था इसको याद करने का, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी है, बता सकते हैं ना। चलिए बताइए इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आखिरी। ठीक है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वही जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। ये बात याद रखेंगे, जो वैलेंस शेल होता है वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है। तो अंदर की जो ऑर्बिटल से हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल है। तो इसकी लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब लास्ट ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कौन सी है जी, कौन सी है इसकी, 3d6 4s2, 3d6 4s2। अच्छा, एक बात आपको मैं बता दूं, आपने यहाँ तक इसको पढ़ा है, लेकिन देखो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ जो है चौथा ऑर्बिट शुरू हो चुका है ना, चौथा ऑर्बिट शुरू हो गया, 4s है।
मतलब यहाँ चौथा ऑर्बिट के अंदर 4p भी होता है और 4d भी होता है। वो कैसे होंगे, वो वाले ऑर्बिटल इसके कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे, है ना। देखो 4s जब वहां मौजूद है तो अजीब बात है, 4pp वहां हो सकता है, लेकिन वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगी। तो मैं उसको लिखता हूं, तो यहाँ जो है ये इसके पास जो है 4p कैसा है, खाली है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इसका 4d भी कैसा होगा, खाली होगा, क्योंकि जब 4s है तो 4p भी होगा और 4d भी होगा, तो 4p और 4d इसका कैसा होगा, खाली होगा। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी फिलहाल किसकी लिखा हूँ, आयरन की लिखा हूँ। लेकिन हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं इसके अंदर जो आयरन होता है या जो भी मेटल होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, मतलब कुछ ना कुछ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो यहाँ फिलहाल अभी मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की कितनी है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी आयरन में से क्या हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, है ना। तो आयरन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इसकी वो कितनी है, +3 है ना। मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, और वो निकले कहाँ से, S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, यहाँ से S में से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, और D में से क्या हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन निकला है। ये टोटल कितने हो गए, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए हैं। तो अब बचे कौन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं आप, चलिए बताइए क्या होगी। इसकी हो जाएगी 3d5, क्या हो जाएगी 3d5। अच्छा 4s कितना हो जाएगा, 0, 4p कितना हो जाएगा, 0, और 4d कितना हो जाएगा, 0, है ना। तो इसके d में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 0 इलेक्ट्रॉन इसके जो है s ऑर्बिटल में रहेंगे, और इसका जो p है और d वो तो पहले से ही कैसा था, खाली था। तो बात समझ में आ रही। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास है, जरा मैं इसको जो है बॉक्स की शक्ल में लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा और इलोंगेट करता हूँ। आपको ये बात मालूम है कि जो d ऑर्बिटल होता है वो 5 तरह के होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx2, y2, dz2, और s जो होता है उसकी एक ही जो है टाइप होती है, वो कौन सी होती है, सिर्फ s, है ना। और p की कितनी टाइप्स होती हैं, 3, कौन कौन से, px, py और pz। तो चलिए उसी की शक्ल में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने की कोशिश करते हैं, और उससे ज़्यादा आसानी से हमको जो है ये वाला जो पोर्शन है वो समझ में आएगा। तो हम बॉक्स मेथड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ मैंने जो है बॉक्स बनाया हूँ, आप बता सकते हैं इसके डी में जो है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल मिलाकर 5 इलेक्ट्रॉन है। तो ज़रा इलेक्ट्रॉन्स को हम जो है भरेंगे तो किस तरह से भरेंगे, किसके हिसाब से भरेंगे बताइए, हून्स रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे, ठीक है। अफबाउ प्रिंसिपल और हून्स रूल हमने पढ़ा है, तो उसके हिसाब से हम जो इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे, सिंगल सिंगल जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हो गए, सिंगल सिंगल ही फिल्ड हो गए। कैसे भरेंगे हम, ये 1 2 3 4 5, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके, 5, और इसका एस कैसा है, खाली, डी कैसा, पी कैसा है, खाली, और डी कैसा है, खाली। तो यही जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, यही एम्प्टी ऑर्बिटल क्या हो गए, बंदिश बनाने में हिस्सा ले गए। तो इतनी सी बात समझाने के लिए मुझे इतनी बड़ी बात आपको समझाना पड़ी। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, 4s है ना, 4p है, 4d है, या जो है अगर ये खाली अगर हो जाए, मैं आगे बताऊंगा किस तरह से ये भी जो है खाली हो सकते हैं। तो ये जो अगर खाली हो जाए तो किस तरह से होगे वो आगे हम देखेंगे। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, यही एम्प्टी ऑर्बिटल क्या हो गया, बंदिश बनाने में हिस्सा ले। तो बात समझ में आ रही है, ठीक। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पोस्टुलेट यही था कि जो सेंट्रल मेटल आयन होता है, जो CM आयन होता है, वो क्या करता है, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल जो होते हैं वही बंदिश बनाने में, बॉन्डिंग बनाने में वो देता है, ठीक है। ये वाले जो ऑर्बिटल है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं करेगी। जो एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास होगी, जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल हो गया, अभी फिलहाल आपको जो एम्प्टी ऑर्बिटल नजर आ रही है एम्प्टी ऑर्बिटल, तो ये पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग बनाने में। दूसरा इसका जो पोस्टुलेट वो ये है कि वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, सेंट्रल मेटल आयन जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, वो कितने करेगा, वो करेगा जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसके पास लिगैंड कितने आ रहे हैं ना, तो उसी लिगैंड की बुनियाद पर वो क्या करेगा, उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल वो क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो मेरा सेंट्रल जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी से कितने लिगैंड या दोनों एटम जुड़े हुए हैं, कितने जुड़े हुए हैं,
6 डोनर एटम जुड़े हुए हैं ना, तो 6 लिगेंड है, 6 डोनर एटम है, तो यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 जो है यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर है मेरा। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है मेरा कॉम्प्लेक्स का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर सेंट्रल मेटल आयन उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा जितने उसके पास लिगेंड आ रहे हैं, जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो उतने ही एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 जो है लिगेंड मौजूद हैं, तो वो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करेगा प्रोवाइड करेगा। अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो लिगेंड है अगर वो 4 आ रहे हैं, या 4 जो है लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है, तो वो 4 जो है एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब जो वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो भी एम्प्टी ऑर्बिटल उसके पास जो वो प्रोवाइड कर रहा है, वो एम्प्टी ऑर्बिटल बॉन्डिंग बनाने से पहले क्या करेगी, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, उन ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्यों हाइब्रिडाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि जो ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो डिफरेंट है, तो बॉन्डिंग बनाने के लिए वो क्या करेगा, उन तमाम की एनर्जी को क्या करेगा, एक जैसी करेगा। ठीक है, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन करेगा, वो मिक्स करेगा तमाम ऑर्बिटल को और एक नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो तैयार करेगा। ठीक है, तो जितने भी ऑर्बिटल वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, वो एम्प्टी ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, और वो हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में जितनी वो ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, जितनी भी, उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे, उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ कितने वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा बताइए। यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में आपको क्या नजर आ रहा है, 6 लिगेंड यहाँ मौजूद है, यानी कितने एम्प्टी ऑर्बिटल जो है सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड करने वाला है बताइए, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल ही प्रोवाइड करेगा। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जब वो प्रोवाइड करेगा, जैसे मिसाल के तौर पर हम समझने की कोशिश करते हैं, देखिए मैंने यहाँ जो डायग्राम बनाया हो, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स यहाँ आपको नजर आ रहा है, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरह से होती है। तो अभी हम वो जो है आगे देखने वाले हैं, अभी मैं तुमको सिर्फ इतना समझाने चाह रहा हूँ कि वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है उसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होगा। तो देखिए यहाँ कितने एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल किस तरह से प्रोवाइड करेगा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए ये जो 2d इसके पास हैं, वो 2d जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, टोटल 6 होना, ठीक है, हमको टोटल कितने होना, 6 होना, तो 2 ये वाले जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे, एक s जो है हाइब्रिडाइजेशन एक ही हो तो एक s लेगा और 3 p लेंगे, टोटल मिला के बताइए कितने हो गए, गिनिए इसको, ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है। क्यों, उससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि लिगेंड कितने आ रहे हैं, 6 ही लिगेंड आ रहे हैं, तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है। तो कौन कौन से 6 ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा, 2 ये वाले d वाले जो है ऑर्बिटल करेगा, 2 d करेगा, और फिर क्या करेगा, एक s करेगा, और ये 3 p ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो टोटल मिला के ऑर्बिटल कितने हो गए, 6। तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल जब वो प्रोवाइड करेगा तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में क्या होगा, जब इन जो है 6 लिगेंड्स जो ये यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल जो मौजूद है, ये 6 के 6 एम्प्टी ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करेंगे। ठीक है, और वो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये 6 ऑर्बिटल उन्होंने जो है मिक्सिंग कर दिया है, 6 ऑर्बिटल का जब मिक्सिंग किया, मतलब हाइब्रिडाइजेशन जब उसने कर दिया, तो इस तरह से 6 ऑर्बिटल जो है यहाँ हाइब्रिडाइज्ड तैयार हो चुके हैं। ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इन तमाम की अभी एनर्जी जो है वो कैसी है, सेम है ना। तो अब अगर आप ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो तैयार हो गए, इनका कुछ नाम है, और वो नाम है जो डिपेंड करता है कि हाइब्रिडाइजेशन में किसने हिस्सा लिया था। तो किसने हिस्सा लिया था, देखिए ये 2d ने लिया था, है ना, मतलब d2, एक s यानी s, d2s, और 3 p ने लिया था, मतलब p3। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हुए हैं, इसका नाम हो जाएगा d2sp3। तो 6 d2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। समझने की कोशिश करें, मैंने आपको क्या बताया हूं, मैंने ये बताया कि वो जो सेंट्रल मेटल आयन है वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, और वो एम्प्टी ऑर्बिटल उतने ही वो प्रोवाइड करेगा जितने उसके पास लिगेंड आ रहे हैं। फिर
क्या होगा, वो जो एम्प्टी ऑर्बिटल उसने प्रोवाइड किया है वो एम्प्टी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा और उतने ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे। और वो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होते हैं उनका जो नाम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन पर मुनसिर करता है। जैसे यहाँ 2 डी ने हिस्सा लिया था, एक एस ने लिया था और 3 पी ने लिया था, तो नाम हो गया D2sp3। अगर एक एस जो है बॉन्डिंग में हिस्सा लेता और 3 पी जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते तो जो नाम होता वो था sp3, है ना। अब इसको थोड़ा सा और समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे, हम थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल जो है बंदिश बनाने में हिस्सा लेंगे। और जब वो हाइब्रिडाइजेशन बनाने में हिस्सा लेंगे तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे उनका नाम क्या होगा, और जब वो बन चुके होंगे तो वो किस तरह से उनकी ज्योमेट्री होगी, उनका शेप किस तरह से होगा, वो आप याद रखें, ठीक है। क्योंकि आगे की जो बात है वो इसी के ऊपर मुनस्सिर करने वाली है हमारी, तो इसको लगे हो सके तो आप अपनी नोट्स में लिख लें। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर सेंट्रल मेटल आयन एक s ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, एक s ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है और एक p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, एक s और एक p, टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 2 ऑर्बिटल हो गए। तो जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो तैयार हो गए वो भी 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि एक s और एक p टोटल मिला के 2 हो गए, तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp, क्योंकि एक s एक p यानी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। कितने होंगे, 2 हो गए। अब ये 2 ऑर्बिटल अपने आप को किस तरह से जमाएंगे, लीनियर शेप में। एक जो है ऑर्बिटल इस जो है डायरेक्शन में रहेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में रहेगा। इस तरह से जो है वो ऑर्बिटल अपने आप को लीनियर शेप में ढाल लेंगे। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, देखो और थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए अगर एक s ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्टी ऑर्बिटल फॉर एग्जांपल अभी वो प्रोवाइड कर रहा है, एक s एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है और 2 p एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और उनका हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए, 3, एक s और 2 p, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3 ऑर्बिटल उसने प्रोवाइड किया। तो बताइए अब इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2। देखो एक s 2 p यानी sp2 इसका नाम हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो तैयार हो गए उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp2। कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए, 3, नाम sp2। तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए और वो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को जो है ट्राइगोनल शेप में क्या कर लेंगे, ढाल लेंगे। तो इस ट्राइगोनल शेप मतलब जो ज्योमेट्री इसको हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर शेप, ठीक है। अपने जो पंखा होता है, पंखे के जो पंख होते हैं वो ट्राइगोनल प्लेनर शेप में होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से जो उसका गोल हिस्सा होता है वो सेंट्रल मेटल आयन होगा, एक जो है लिगेंड इस तरफ, जो ऑर्बिटल इस तरफ होगा, एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा और एक ऑर्बिटल इस तरफ होगा। तो इस तरह से जो है ट्राइगोनल प्लेनर शेप में हमारा जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसकी ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर शेप उसका होगा। अच्छा, अगर सेंट्रल मेटल आयन एक s ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है और 3 p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो तैयार हो गया उसका नाम क्या होगा, sp3। एक s 3 p sp3, ठीक है। और कितनी तैयार हो गए टोटल मिला के 4, एक s और 3 p है तो टोटल 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। तो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए और उनका हर एक का नाम क्या होगा, sp3। और इनकी जो शेप होगा, एक बात याद रखें, जब हाइब्रिडाइजेशन हमारा जो है वो sp3 हो यानी एक s और 3 p मिला हो तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है और उसकी जो ज्योमेट्री होती है मतलब जो ऑर्बिटल जो अपने आप को ढालेंगे वो जिस शेप में ढालेंगे वो होगा टेट्राहेड्रल शेप। कौन से शेप में होगा, वो टेट्राहेड्रल शेप में होगा, ठीक है। तो याद रखें आप, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप, इसी तरह से sp2 है तो ट्रायगोनल शेप, sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप उसका होगा। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स ने क्या किया है, एक s प्रोवाइड किया है, 3 p प्रोवाइड किया है और एक d प्रोवाइड किया है, एक s 3 p 4 हो गए और एक d, टोटल मिला के कितने हो गए, 5। तो 5 वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करेगा, 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करेगा और उनका नाम क्या होगा, sp3d। क्या नाम होगा, sp3d, ठीक है। अब ये sp3d2 जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इनकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल उसका शेप होगा। मतलब 3 जो है जो पंखे होते हैं तो पंखे का जो शेप है आपका
जो उसके पंख होते हैं वो ट्रायगोनल जो है शेप है, और एक जो ऊपर जो है एक ऑर्बिटल, मतलब उसकी जो लटकाने का जो होता है ना, फैन को जिस तरह से लटकाते हैं तो वो एक ऊपर और एक नीचे भी जो है इस तरह से है, तो इसको कहते हैं ट्रायगोनल बाइपिरामिडल शेप। इसी तरह से अगर आप देखें, अगर एक s ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, 3 p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, 2 d ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, एक s 3 p 2 d, ठीक है, s p3 d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जो नाम होगा हाइब्रिडाइजेशन का वो क्या होगा, s p3 d2, क्योंकि एक s 3 p और 2 d, तो s p3 d2। टोटल मिला के कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार हो गए, एक s है, 3 p है, टोटल मिला के 4, और एक d 2 d है, मतलब टोटल मिला के कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल। तो टोटल मिला के वो 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करेगा, और उसका नाम होगा, हर ऑर्बिटल का नाम होगा sp3d2। और इसकी जो ज्योमेट्री होगी और वो होगी ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। एक और ज्योमेट्री मैं आपको बता दूं जो यहाँ लिखी हुई नहीं है, उसको भी मैं बता देता हूँ कि अगर कॉम्प्लेक्स जो है जो सेंट्रल मेटल आयन है, अगर सेंट्रल मेटल आयन एक d ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, एक s ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, और 2 p ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो टोटल मिला के ऑर्बिटल कितने उसने प्रोवाइड किया, 4, है ना, 4 ऑर्बिटल उसने प्रोवाइड किया। तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए बताइए, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। वेरी गुड, है ना। और उनका नाम क्या होगा, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, dsp2। नाम क्या होगा, dsp2 नाम होगा। देखो जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो याद रखना है आपको कि जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा या जो ज्योमेट्री यहाँ होगी वो होगी स्क्वायर प्लेनर। कैसी होगी, ठीक है। तो ये इस तरह से उसका शेप होगा। अगर जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सी है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो मेरे जो कॉम्प्लेक्स है या जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके जो ऑर्बिटल है वो अपने आप को इस तरह से ज्योमेट्री में अपने आप को ढाल लेगी। बोलो बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो इन जो बातें मैंने आपको बताया हूँ, इन बातों के अंदर कौन कौन सी बातें आपको खास तौर से याद रखनी है आगे के लेक्चर के लिए। एक ये, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप टेट्राहेड्रल होगा, ठीक है। अगर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 है तो शेप कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है तो शेप कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल शेप होगा। ये बातें आपको याद रखनी है मेरे आगे के लेक्चर के लिए, ठीक। अब नेक्स्ट जो पोस्टुलेट जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने पेश किया था, वो पोस्टुलेट कौन सा है। उन्होंने ये बात बताया था कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल जो उसने प्रोवाइड किया है, ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन ने जो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड किया है और जिनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर, उन हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड क्या करेंगे, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर जो सेंट्रल मेटल आयन था उसने 6 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड किया, 2 d किया, एक s किया और 3 p ऑर्बिटल उसने प्रोवाइड किया। तो बताइए जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बनेगा वो किस तरह से बनेगा, तो इन तमाम का नाम क्या हो जाएगा, d2 sp3, है ना। तो d2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हुए। कितने d2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हुए, 6 d2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हुए। तो ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो तैयार हुए हैं, इनमें लिगेंड क्या करेंगे, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेंगे। क्या करेंगे, इनमें एम्प्टी ऑर्बिटल को प्रोवाइड करेंगे। जैसे इससे पहले जो मैंने कॉम्प्लेक्स बताया आपको, तो उसमें लिगेंड जो है वो NH3 है, ठीक है। तो NH3 अगर लिगेंड के तौर पर आ रहा है तो NH3 क्या करेगा, अपने लिगेंड्स की जोड़ी, मतलब जो लिगेंड जो लोन पेयर है, लोन पेयर की जोड़ी वो क्या करेगा, अपने इसके अंदर प्रोवाइड करेगा। तो एम्प्टी ऑर्बिटल जो लिगेंड की जो जोड़ी है वो इसमें प्रोवाइड करेगा इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा जो लिगेंड आएगा वो इस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो है वो इसमें प्रोवाइड करेगा। फिर तीसरा आएगा, फिर वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इस तरह से तमाम के तमाम जो लिगेंड है वो लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी सेंट्रल मेटल आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल में क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। बोलो बात समझ में आई है। तो ये जो 6 NH3 के मॉलिक्यूल थे, जो 6 NH3 लिगेंड थे,
वो लिगेंड ने अपने क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी प्रोवाइड किए हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन की पेयर जो है प्रोवाइड किए हैं किसके अंदर, एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर। और जब वो एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी प्रोवाइड कर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके दरमियान एक बॉन्डिंग तैयार होती है, एक बंदिश उनके अंदर तैयार होती है। इसी बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा एक पिक्चर के अंदर समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इस तरह से, ये क्या है, हमारे सेंट्रल मेटल आयन का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है। जितने भी एम्प्टी ऑर्बिटल, अभी 6 ऑर्बिटल, अभी मैंने आपको एक ही एम्प्टी ऑर्बिटल बताया। तो इस एम्प्टी ऑर्बिटल में लिगेंड क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या कर देगा, वो दे देगा। जब वो देगा तो उसके साथ एक बॉन्डिंग वो करेगा, और इसी बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम कहते हैं। बोलो बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरह से, देखो इन्होंने कहा कि अगर सेंट्रल मेटल आयन, अगर वो जब एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, और एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करते वक्त अगर उसके अंदर के डी ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड हो रहे हैं, अंदर के डी ऑर्बिटल यानी n-1 डी ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। समझा होगा, इसको समझेंगे हम। और अगर वो बाहर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, बाहर के डी एम्प्टी ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो जो कॉम्प्लेक्स तैयार होगा उस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या कहूँगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जैसे मिसाल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं, ये फॉर एग्जांपल जो है ये सेंट्रल मेटल आयन के ऑर्बिटल हैं, ठीक है। अब अगर मेरा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अंदर के डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में दे रहा है, ये वाले जो एम्प्टी ऑर्बिटल आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, मतलब अंदर के 3D वाले, ठीक है। तो 3D वाले मतलब अंदर के अगर वो डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं ऐसे कॉम्प्लेक्स को कहूँगा इनर कॉम्प्लेक्स। क्या कहूँगा, इनर कॉम्प्लेक्स में कहूँगा। और साथ ही साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये बात याद रखें, अगर ऑर्बिटल अंदर के डी ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और साथ ही साथ इसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आप याद रखें बात। और अगर सेंट्रल मेटल आयन जो है वो बाहर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, ये वाले ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए, अगर ये वाले ऑर्बिटल, बाहर के ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसा कॉम्प्लेक्स जो तैयार होगा उस कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसे हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये बात याद रखें आप, ठीक है। कब वो जो है अंदर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, कब बाहर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, ये हम आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि अगर कॉम्प्लेक्स जो है वो अंदर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, अंदर के डी ऑर्बिटल अगर प्रोवाइड कर रहा है, तो हम इसे कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं आपसे कहूँ आगे चलकर कभी कहूँ कि जो है वो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आप समझ जाएंगे कि वो अंदर के डी ऑर्बिटल वो क्या कर रहा है, बॉन्डिंग बनाने के लिए दे रहा है। और मैं अगर कहूँ कि मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आप समझ जाएंगे कि जो ऑर्बिटल, वो डी ऑर्बिटल जो प्रोवाइड कर रहा है वो बाहर के डी ऑर्बिटल वहाँ सेंट्रल मेटल आयन दे रहा है, ठीक है। ठीक है, अब रिकैप करता हूँ। देखिए, सबसे पहला उन्होंने बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन जो वो क्या करते हैं, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। फिर वो एम्प्टी ऑर्बिटल क्या करते हैं, अपना हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है वो उस हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ियां देते हैं, है ना। अब ये तमाम बातें जो हमने पढ़ा था, इसके जरिए से हम किस तरह से निकालेंगे कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री कैसी है ना। जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में था कि जो है कॉम्प्लेक्सेस जो है उनकी खास ज्योमेट्री होती है, खास शेप होता है, तो वो किस तरह से हम निकालेंगे। इसी तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट, मतलब मैंने जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में पैदा हुआ था, कौन सा क्वेश्चन पैदा हुआ था हमारे दिमाग के अंदर, कि जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्सेस कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो डायमैग्नेटिक होते हैं।
तो किस तरह से हम जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसके ज़रिए से हम इन बातों को निकालेंगे। तो उसकी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, वो स्टेप्स को आप जो है देख कर चलें और जो है उन्हीं स्टेप्स के ज़रिए से आप आगे बढ़ते चले जाएं, तो आप ये तमाम बातें जो है उसका आंसर को आप जान सकते हैं। तो स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहली स्टेप जो आपको करना है वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी जी। सबसे पहले क्या करना होगा, जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाएगा, जो भी कॉम्प्लेक्स दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इस कॉम्प्लेक्स की आपको ज्योमेट्री बतानी है या इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इसकी कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक है या ये पैरामैग्नेटिक है, वो जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उसमें जो सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी होगी। दूसरी स्टेप, मतलब जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल चुके होंगे तो दूसरी स्टेप होगी कि आपको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होगी, ठीक है। बॉक्स मेथड में जो है ज़्यादा बेहतर है, हम उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट जानने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन। तो पहली स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालेंगे, दूसरी स्टेप हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे, ठीक है। तीसरी स्टेप ये है कि हम ये देखेंगे वो कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, मतलब वो कौन सा ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, कि वो एम्प्टी ऑर्बिटल जो है वो अंदर के जो है ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, यानी वो जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर है तो हम उसे कौन सा स्पिन कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और अगर वो आउटर ऑर्बिटल वो डी ऑर्बिटल अगर वो प्रोवाइड कर रहा है तो वो कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इनर जो है ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हम देखेंगे। तो तीसरी स्टेप हमको मालूम होगी, पहली स्टेप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तीसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और तीसरा हम क्या करेंगे, स्पिन जानेंगे, ठीक है। उस जो कॉम्प्लेक्स है वो हाई स्पिन है या लो स्पिन। अब चौथी स्टेप में हम ये देखेंगे कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन है वो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, वो हम लिगेंड देखकर मालूम कर सकते हैं। जो लिगेंड, जितने लिगेंड वो आ रहे हैं उसके पास, जितने डोनर एटम उसके पास आ रहे हैं, जितने लिगेंड उसके पास आ रहे हैं, यानी जितना कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का है, कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स का है, उस कोऑर्डिनेशन नंबर के जरिए से हम निकालेंगे कि वो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, मतलब बॉन्डिंग के लिए वो कितने एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो चौथी स्टेप। अब पांचवी स्टेप ये रहेगी कि जो एम्प्टी ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन ने प्रोवाइड किया है वो एम्प्टी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, फिर हम उसके जो है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखेंगे, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जो एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर सेंट्रल मेटल आयन जो है, सेंट्रल मेटल आयन के पास 4 जो है लिगेंड आ रहे थे, कितने लिगेंड आ रहे थे, 4, तो वो एम्प्टी ऑर्बिटल 4 एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, एक एस करेगा, 3 पी करेगा, ठीक है। अब वो एम्प्टी ऑर्बिटल जो उसने एक एस और 3 पी किया तो हम उसका क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, मतलब उनको हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल लिखेंगे हम, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कौन से रहेंगे, sp3, कितने होंगे, 4, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम लिखेंगे, ठीक। तो पांचवी स्टेप भी हमारी हो गई। छठी स्टेप ये है कि जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो तैयार हो गए हैं, उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को देगा, अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर जो लिगेंड के थे वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है हम लिगेंड के अंदर, जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उनके अंदर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब लास्ट स्टेप हमारी ये बचेगी कि जब हम इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो है हमारे एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देंगे तो उसके बाद हम जो है पूरे जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी सेंट्रल मेटल आयन के अतराफ बनेगी, तो वो कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से अगर उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रहा है, तो हम समझेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है। और अगर पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन, उन पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन, मतलब जो सेंट्रल मेटल आयन की जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, जोड़ियों में तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो हम ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहेंगे डायमैग्नेटिक है, ठीक है।
तो हम क्या निकालेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकालेंगे। किसके ऊपर से, इलेक्ट्रॉन देखेंगे हम, जो कोऑर्डिनेशन जो सेंट्रल मेटल आयन की जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लास्ट में हमको मिली है, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। और अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, सबके सब जोड़ियों में है, तो हम कहेंगे वो डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और उसी के ऊपर से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को इस तरह से निकालेंगे कि कौन से ऑर्बिटल जो है बंदिश में हिस्सा ले रहे हैं। अगर जो हाइब्रिडाइजेशन जो मेरा हुआ है वो अगर D2sp3 है तो शेप कैसा रहेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप रहेगा, है ना। इसी तरह से मैंने जो आपको पहले बताया कि अगर sp3 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री का जो शेप होगा वो किस तरह से उसकी ज्योमेट्री होगी, वो टेट्राहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कौन सी होगी, बताइए, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। बोलो बात समझ में आ गई। तो ये स्टेप है, ये स्टेप को शॉर्टकट जो मेथड है कि किस तरह से हमको निकालना है, वो जो तरीका है वो ये है कि OS सर भी FM सुनते हैं। क्या है, OS सर भी FM सुनते हैं। देखिए OS है ना, OS सर भी FM सुनते हैं। अब देखिए यहाँ OS, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, O यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। उसके बाद E यानी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर S यानी हम क्या करने वाले हैं, हम स्पिन को जानेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना। आउटर जो है ऑर्बिटल जो है इस्तेमाल हो रहे हैं या इनर ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, बी यानी क्या करने वाले हैं हम, बी यानी हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं बॉन्डिंग के लिए कितने ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन प्रोवाइड करने वाला है। फिर जो ऑर्बिटल उसने प्रोवाइड किया है तो उसका हम क्या करने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो H यानी क्या करने वाले हैं, हम उसका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। फिर उसके बाद जो है F यानी हम क्या करेंगे, उन जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उन एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड आ रही है वो उसके अंदर भर देगी, ठीक है, फिल कर देंगे, ठीक है। और लास्ट में जो है M यानी हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को निकालेंगे जो है इलेक्ट्रॉन को देखकर, ठीक है। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई, OS सर भी FM सुनते हैं, तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जानने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि अब बातें आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अब बताइए, अगर मेरे को ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नज़र आ रहा है इसकी ज्योमेट्री देखना है और मेरे को इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जानना है, तो बताइए कौन कौन से स्टेप से हम गुजरते हैं। OS सर भी FM सुनते। तो सबसे पहले क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बताइए इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का पूरा एक लेक्चर आपको लिया हूँ, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं वो लेक्चर को आप देख लें, ठीक है। वो लेक्चर को अगर आप देख लेंगे तो ये जो है आप बहुत आसानी से समझ लोगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, अब मैं ये समझ रहा हूँ कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर आती है, ठीक है। यही समझकर मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकाल कर आती है। तो बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन क्या होगा, बताइए। तो मैंने लिख लिया ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या निकालते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 27, है ना। एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 27। तो चलो लिखते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं हम। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। बताइए इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। मैं बात कर रहा हूँ इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आखिरी ऑर्बिटल की जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही हम देखते हैं, ठीक है। आखिरी ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही हम देखते हैं, वैलेंस शेल को ही हम देखते हैं। तो बताइए क्या होगी इसकी, बताइए क्या हो जाएगा, 3d7 4s2 4p0 और 4d भी कैसा होगा इसका, 0। तो ये हमने निकाला। अब बताइए मेरा जो कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3 है। यानी उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया है ना। जब उसने कॉम्प्लेक्स बनाया तो कॉम्प्लेक्स बनाते वक्त उसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, दे दिया है, ठीक है।
तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हमको निकालना है वो कैसे निकालोगे आप? S में से सबसे पहले निकालोगे, उसके बाद D में से निकालोगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन को आपको निकालना है, तो S में से कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन S में से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ में से चला जाएगा? D ऑर्बिटल में से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बताइए, जब उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? बताइए, कोबाल्ट अगर मेरा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? S में से इलेक्ट्रॉन चले गए 2 और D में से चला गया 1। D में पहले कितने थे? 7, अब बचे कितने उसके पास? 6। मैं लिख देता हूँ 3D6। अब S में से तो पूरी तरह से चले गए हैं, तो 4S 0, 4P 0 और 4D भी कैसा हो जाएगा इसका? 0। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब इसी को हम क्या करते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं बॉक्स मेथड के जरिए से। बताइए, ये बॉक्स मेथड जो है, ये बॉक्स मैंने आपको तैयार कर दिया हूँ। डी के 5 जो है किसमें? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये सब मैंने बातें बता दी आपको। अब बताइए, जो 6 इलेक्ट्रॉन जो डी में मौजूद थे, ये स्टेप से आपको गुजरना है। अभी मैंने जो है पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बता दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख रहे हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं लिख रहा हूँ तो ये स्टेप जो बताया, इन स्टेप्स को स्टेप से आपको भी गुजरना है। अब बताइए, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरेंगे हम? सिंगली हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? फिल कर देंगे पहले। तो ये मैंने भर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, एक और बचा तो मैं क्या करूँगा? पेयर। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। बताइए, एस में इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। बताइए, पी में इलेक्ट्रॉन नहीं है और उसके 4D में भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? तो इसके ये 4 जो हैं ऑर्बिटल, ये जो 6 ऑर्बिटल इसके बाद वाले हैं, वो कैसे हैं? इसके एम्प्टी हैं, है ना? तो ये हमको मालूम पड़ गया है। अब जब मैंने आपको बता दिया हूँ इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके बाद हम देखते हैं स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स, है ना? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी वो जो है कॉम्प्लेक्स, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये दिया हुआ रहेगा आपको, जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ रहेगा, वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। या नहीं समझ में आया तो आप जब हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कब जो है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा या कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद का जो लेक्चर हम लेने वाले हैं, तो अभी मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये बातों को समझें आप। हाँ, ये मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये बात आप याद रखें, ये मेरा कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यानी अंदर के डी ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करेगा। कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड करने वाला है? ये अंदर के डी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है ना? बाहर के डी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बात हमको मालूम पड़ गई कि ये जो ऑर्बिटल ये प्रोवाइड करने वाला है वो कौन से ऑर्बिटल प्रोवाइड करने वाला है? अंदर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। अब आप देखोगे, अरे अंदर तो जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल कैसे हैं? बताइए, ये जो अंदर आपको डी ऑर्बिटल नजर आ रहे हैं, ये ऑर्बिटल कैसे नजर आ रहे हैं? फील्ड नजर आ रहे हैं। जबकि जो सेंट्रल मेटल आयन जो होता है वो कौन सा ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है? वो प्रोवाइड करता है एम्प्टी ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल तो भरे हुए हैं। ये ऑर्बिटल कैसे हैं? ये भरे हुए हैं, जबकि वो एम्प्टी ऑर्बिटल प्रोवाइड करना चाहिए था। तो उसके लिए वो क्या करता है? अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर है, अगर कॉम्प्लेक्स आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और इलेक्ट्रॉन आपको अगर फील्ड नजर आ रहे हैं, भरे हुए नजर आ रहे हैं, तो आप क्या करोगे? वो ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, आप उनको क्या कर दोगे? भेज दोगे, मतलब उसको शिफ्ट कर दोगे आप। तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या कर दूंगा? शिफ्ट कर दूंगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा ये वाले ऑर्बिटल में, मतलब यहाँ पेयर्ड हो जाएगी, और ये चला जाएगा इसके पास, तो ये पेयर्ड हो जाएगा। तो ये तमाम के तमाम क्या हो जाएगा? एक दूसरे से पेयर्ड हो जाएगी। तो ये दो ऑर्बिटल खुद खाली हो जाएगी। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा ये वाले ऑर्बिटल में, और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा ये ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखो, लिखता हूँ इसको डबल से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद इस इलेक्ट्रॉन को मैं भेज रहा हूँ यहाँ और इस इलेक्ट्रॉन को भेज रहा हूँ यहाँ,
ठीक है, पेयर्ड कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, वो अंदर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने वाला है एम्प्टी, और हम जब वो एम्प्टी प्रोवाइड करने वाला है तो हमें एम्प्टी चाहिए भी ना। तो एम्प्टी करने के लिए, उसको खाली करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा हूँ, शिफ्ट कर दे रहा हूँ, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ। तो देखिए जब मैंने शिफ्ट कर दिया तो जो मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से हो जाएगी। ये जब शिफ्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, पेयर्ड हो जाएगी ना, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, पेयर्ड हो जाएगी। अब खुद ब खुद जो है मुझे जो अंदर का जो डी ऑर्बिटल था वो कैसा मिल गया है, एम्प्टी मिल गया, खाली मिल गया है ना। ठीक, तो ये लो स्पिन और हाई स्पिन हमने देख लिया है। इसके बाद क्या देख लिया, ये देख लिया हमने ओ एस सर, ठीक है, ओ एस सर हमने देख लिया। फिर उसके बाद हमने देखा है भी के अंदर क्या आता है, बी मतलब बॉन्डिंग, कितने ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है, कितने ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा, 6 ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि लिगेंड कितने हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के पास, 6 लिगेंड है। तो 6 लिगेंड है मतलब वो कितने, इतने सारे एम्प्टी ऑर्बिटल में से कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करने वाला है, 6 एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है। और वो कौन कौन से 6 हो गए, ये 2 डी हो गए, एक ये वाला एस होगा और ये 3 पी हो गए, ठीक है, क्योंकि अंदर के डी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है। तो इस तरह से ये जो है ये ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग बनाने में हिस्सा लेंगे। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये डी, ये एस और ये 3 पी, टोटल मिला के 6 ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा। क्यों, कैसा पहचाने, बॉन्ड मतलब जो लिंकेज इसके पास है, मतलब जो लिगेंड इसके पास आए हुए हैं वो 6 हैं, तो 6 एम्प्टी ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गया बी। उसके बाद क्या है, एच, भी का एच मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमको इसकी करनी है। अब देखिए ये जो 6 ऑर्बिटल हैं, ये 6 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड कर लेंगे अपने आप को और 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार करेंगे। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा बताइए, इसका नाम हो जाएगा D2sp3। तो ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, D2sp3। और ये जो मेरा जो मेटल था, तो मेटल के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास थे वो जैसे के वैसे बचे हुए रहेंगे। और ये जो 6 ऑर्बिटल है जो एम्प्टी है और हाइब्रिडाइज हो चुके हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के अंदर अब लिगेंड क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, हमने देख लिया था हमारी जो स्टेप बची है ओएस सर भी, तो वो भी देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमने निकाल लिया है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमने देख लिया है, उसके बाद हमने स्पिन, हाई स्पिन, लो स्पिन भी देख लिया है, और उसके बाद हमने क्या देख लिया है, हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया है। अब FM मतलब F बचा है, मतलब अब इसके अंदर हमको क्या करना है, लिगेंड्स की इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को क्या करना है, इसके अंदर भरना है। तो चलिए देखते हैं लिगेंड किस तरह से इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रोवाइड करेगा। देखिए मेरे पास लिगेंड कौन है, यहाँ लिगेंड कौन है, NH3 लिगेंड है। तो NH3 क्या करेगी, अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी 6 NH3 आएगी और अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी उस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर प्रोवाइड करेगी। तो चलिए लिखते हैं इसको, यहाँ जो है NH3 आएगा और अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा। ठीक है, ये दे दिया इसने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी। इसी तरह से दूसरा लिगेंड आएगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा। तीसरा NH3 आएगा, वो अपनी इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा। चौथा आएगा वो देगा, पांचवा आएगा, फिर छठा आएगा। इस तरह से जो है NH3 6 के 6 NH3 आएगा। अब मैं सबको नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए उसको नहीं बना रहा हूँ। तो ये 6 NH3 इसके पास आएंगे और 6 के 6 NH3 क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जो है, हमने लिगेंड की इलेक्ट्रॉन की पेयर्ड भी हमने इसके अंदर फिल कर दिया है, F हो गया। अब बताइए क्या बचा है, M, मतलब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके ऊपर से निकाल सकते हैं। अब जरा आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, क्या इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, पूरी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है क्या, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, नहीं, सबके सब पेयर्ड है। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, ये भी, तो सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड हैं। तो जब सबके सब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर सबके सब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब इसकी शेप कैसा होगा,
इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, हाइब्रिडाइजेशन को देखें। बताइए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था मेरे इस कॉम्प्लेक्स का, D2sp3। और जब D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए मेरा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो शेप है, जो उसकी ज्योमेट्री वो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायामैग्नेटिक है। क्यों, क्योंकि कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद नहीं है। तो हमने देख लिया है कि किस तरह से जो है आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक को पहचानोगे और किस तरह से ज्योमेट्री को पहचानोगे। चलिए एक और मिसाल को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब चलिए एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि जो बातें आपको समझ में नहीं आई हैं अब वो समझ में आ जाए। देखिए अब बताइए, अगर मुझे इस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निकालना है और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मुझे निकालना है तो मुझे कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी होगी। वही ओएस सर भी एफएम सुनते हैं। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। बताइए यहाँ जो कोबाल्ट है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, कितनी है, +3। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +3। तो चलो लिख देता हूं, कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ +3। ठीक है, चलिए ये हमने निकाल लिया O। अब उसके बाद हम देखेंगे E यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, बताइए कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन CO3, मतलब यहाँ जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को निकालना है। तो किस तरह से निकालेंगे, बताइए हमारा जो कोबाल्ट है उसके इलेक्ट्रॉनिक उसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 27। चलिए लिखते हैं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी जो लास्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 3d7 4s2 4p0 4d0 है ना। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट में जब चला जाए वो, जब उसके ऊपर मतलब जब उसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। चलिए लिखते हैं, CO+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए इसके पास से। 3 इलेक्ट्रॉन किस तरह से निकालना है, 2 S में से निकालना है और 1 D में से। टोटल मिला के कितने निकालना है आपको, 3 इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है। बताइए किस तरह से निकालेंगे, 2 S में से 2 चले गए, बचे कितने S में, 0। और D में कितने हैं, 7। D में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से 1 चला गया, बचे कितने, 6। तो चलिए लिख लेते हैं 3d6 4s0 4p0 4d0 है ना। ठीक, अब हम ये देखने वाले हैं कि बॉक्स मेथड में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी। बताइए डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन डी के अंदर है ना। तो चलिए भर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन डी में, 1 2 3 4 5 6 है ना। एस में कोई इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। पी में नहीं है और डी में भी इलेक्ट्रॉन, उसके लास्ट जो डी है 4d है उसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब बताइए ये हो गई हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताइए मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है। हम उसके बाद देखते हैं स्पिन ऑफ कॉम्प्लेक्स हम देखने वाले हैं। तो मेरा कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, बताइए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसे पहचाने, क्योंकि वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया पहले ही कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। मतलब जो बंदिश बनाए गए तो कौन सा ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा, आखिरी के जो डी ऑर्बिटल है, ये वाले जो लास्ट वाले जो डी ऑर्बिटल है वही बंदिश बनाने में वो प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, तो हमको अब जो है इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम उसी वक्त शिफ्ट करते हैं जब हमको अंदर के डी ऑर्बिटल हमको प्रोवाइड करने होते हैं, लेकिन यहाँ हमको अंदर के डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करने नहीं है, तो हम यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हम कराने वाले नहीं है। ठीक है, अच्छा बताइए ये हमने देख लिया, इसकी जो है स्पिन देख लिया है। अब उसके बाद बचता है बी, जी हाँ क्या बचता है, बी SO/OS सर है ना। O देख लिया हमने, फिर E देख लिया और S भी हमने देख लिया। अब बचा क्या है हमारा B,
मतलब बॉन्डिंग बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा, बताइए। कितने लिगेंड नजर आ रहे हैं, 6 लिगेंड हमको नजर आ रहे हैं। यानी कितने ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने वाला है, 6 ऑर्बिटल प्रोवाइड करने वाला है। और वो 6 ऑर्बिटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल होगा वो अंदर का होगा या बाहर का होगा, बाहर का होगा। क्यों, क्योंकि वो आउटर कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए गिनते हैं 6 ऑर्बिटल कौन से प्रोवाइड करेगा। देखिए ये वाले 6 ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा, ये वाला एक s, 3 p और ये 2 d ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करेगा बंदिश बनाने के लिए, बॉन्डिंग बनाने के लिए ये 6 ऑर्बिटल वो प्रोवाइड करने अब वाला है। बोलो बात समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारी, इन ऑर्बिटल हमको क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन करना है। क्या करना है इनका, हाइब्रिडाइजेशन। H है, B का क्या है, B हो गया हमारा, अब H हमको करना है, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको करना है। तो कितने ऑर्बिटल जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, एक S, 3 P और 2 D हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए, 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। और ये 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3d2। तो चलिए लिखता हूं sp3d2, एक s, 3 p और 2 d, sp3d2। कितने तैयार हो गए, 6 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार हो गए। क्यों तैयार हो गए, क्योंकि 6 एम्प्टी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लिए थे। और क्यों 6 नहीं लिया था, क्योंकि लिगेंड 6 थे, ठीक है। अब बताइए, ये हो गया हमारा, हमने क्या निकाल लिया है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है किस तरह से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, Hb हो गया। अब बचा क्या हमारा, F, है ना, मतलब B हो गया, अब F बचा। F मतलब क्या, इन जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए लिगेंड कौन है, फ्लोरीन हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर लिगेंड है। देखिए इसमें लिगेंड कौन है, फ्लोरीन। F यहाँ जो है लिगेंड के तौर पर। तो लिगेंड क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी इस सेंट्रल मेटल आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए जो है इसके अंदर फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एक जो है फ्लोरीन आएगा, वो क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन की पेयर किस में दे देगा, ये सेंट्रल मेटल आयन के एम्प्टी ऑर्बिटल में दे देगा। दूसरा फ्लोरीन आएगा, वो भी इलेक्ट्रॉन की पेयर दे देगा। तीसरा फ्लोरीन आएगा, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर दे देगा। फिर चौथा आएगा, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर दे देगा। फिर पांचवा आएगा, वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर दे देगा। और फिर छठा आएगा और वो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की पेयर इस तरह से दे देगा, है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन भी क्या कर लिया, इसके अंदर फिल कर दिया। लास्ट स्टेप क्या बचती है, हमको ये देखना होता है कि ये कॉम्प्लेक्स मैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एम हम देखते हैं। अब बताइए, ये जो कॉम्प्लेक्स हमको मिला है, पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इस तरह की है। अब इसके अंदर क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं क्या, जी हाँ, क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, है ना जी। और उसकी अब जो ज्योमेट्री है वो कैसी हो जाएगी बताइए। तो हम कैसे देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3d2 है। और जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो ज्योमेट्री हासिल होती है वो किस तरह से होती है, उसका जो शेप होता है वो होता है ऑक्टाहेड्रल। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है उसका जो शेप है, उसकी जो ज्योमेट्री है वो इस तरह से हो जाएगी। बोलो समझ में आई बात, ठीक है। एक बार बता दूं, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, स्पिन देखेंगे, हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है वो देखोगे। और फिर उसके बाद जो है अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन की पेयर कर दोगे, है ना। और अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो आप इलेक्ट्रॉन की पेयर नहीं करोगे, आउटर कॉम्प्लेक्स है तो इलेक्ट्रॉन की पेयर आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, बॉन्डिंग देखो, कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड हो रहे हैं, वो लिगेंड के जो है वजह, लिगेंड को देखकर आप पहचान जाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। फिर हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद हम क्या देखेंगे, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर कहीं नजर आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। और अगर तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो हम क्या बोलेंगे, उसको डायामैग्नेटिक कहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जो कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है NiCl4, ये कॉम्प्लेक्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालनी है। ठीक है, इसका जो है ज्योमेट्री भी आपको निकालनी है, और इसका जो है आपको ये पहचानना है ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा, ये आपको निकालना आपको है। ठीक है, ये आप ट्राई करोगे। इस कॉम्प्लेक्स के लिए मैं आपको हिंट दे देता हूं, ये कॉम्प्लेक्स जो है या तो टेट्राहेड्रल होगा या तो ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अब एक और बात बता दूं, देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्ड करने की कोई जो है पेयर्ड मतलब शिफ्टिंग करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, शिफ्टिंग मत करना। ठीक है, अब निकाल कर चलिए, अब ये वाला जो मेरा कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ये है। अब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये है कि मुझे इलेक्ट्रॉन की क्या करना पड़ेगी, पेयरिंग करनी होगी। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ वो है +2। निकाल कर देखें आप कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। अब क्या निकालते हैं हम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। निकेल कितना है, 28 है ना, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d8 4s2 4p0 और 4d0 है ना। ठीक है, निकेल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको, 2, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले जाएंगे, इस और s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, मतलब s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे, लेकिन d में इलेक्ट्रॉन रहेगा क्या, हाँ d में जैसे कि वैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी 3d8 4s0 4p0 और 4d भी कैसा हो जाएगा, 0। बॉक्स मेथड में लिख लेते हैं। बताइए डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। सिंगल सिंगल भर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एस में कोई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, पी में भी नहीं है और डी में भी नहीं है। तो ये हो गई मेरी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की क्या कर लेंगे, हम पेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो इसका यहाँ है वो कहाँ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, अंदर जानिब चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी। देखिए जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो चुका है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से हो जाएगी। ये s, ये 2 जैसे के वैसे रहेंगे, ये भी जैसे के वैसे रहेगा, ये भी जैसे के वैसे रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जब इसके पास आ जाएगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। तो ये हो गया पेयर्ड। ठीक है, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स हमारा चूंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, मतलब इनर इसका ऑर्बिटल जो है बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, तो इस तरह का हमारा कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्डिंग, ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और स्पिन हमने देख लिया है, हाई स्पिन और लो स्पिन भी हमने देख लिया। उसके बाद क्या होता है, बी, मतलब बॉन्डिंग में कितने जो है ऑर्बिटल हिस्सा लेंगे। बताइए कितने ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे, 4 ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे। कौन से 4, क्यों 4 ऑर्बिटल लेंगे, क्योंकि यहाँ 4 ही लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होने की वजह से मेरा जो सेंट्रल मेटल आयन है वो 4 ऑर्बिटल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और वो 4 ऑर्बिटल कौन से 4 ऑर्बिटल हो गए, वो ये वाले 4 ऑर्बिटल हो गए। ये एक s, एक d, एक d होगा, एक s होगा और 2 p हो गए। टोटल 4 ही हो गए ना, तो एक s एक p, तो बचे कितने, 2, तो 2 p
जो है हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल जो वो देगा वो 4 ऑर्बिटल कौन से होंगे, डी, एस और 2 पी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि बॉन्डिंग बनाने के लिए वो कितने ऑर्बिटल प्रोवाइड करने वाला है और कौन से करने वाला है। अब ये जो ऑर्बिटल वो प्रोवाइड कर रहा है, एक डी कर रहा है, एक एस कर रहा है और 2 पी कर रहा है, इनका हम क्या कर देना है, इनका हमको हाइब्रिडाइजेशन कर देना है ना। भी में एच आता है, तो हम इसका क्या करेंगे, अब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो किस तरह से करेंगे, तो कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार होंगे, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे। और ये जो 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तैयार हुए हैं, ये 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, बताइए, डी एस पी 3। क्या होगा, एक डी लिया था तो डी, एक एस लिया था तो एस और 2 पी लिए थे तो P2, तो डी एस पी 2 इनका नाम हो जाएगा। और जो मेरा जो बाकी पहले की जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसके साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, वो जैसी की वैसी लिखी हुई है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया, इनका हाइब्रिडाइजेशन कर दिया है। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या होता है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी प्रोवाइड करते हैं या फिल करते हैं। कैसे फिल करेंगे, देखो साइनाइड आएगा, ठीक है, साइनो लिगेंड आएगा, साइनो लिगेंड क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा, ये दे दिया। दूसरा साइनो आएगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा, ये दे दिया। फिर साइनो आएगा, फिर वो अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा, दे दिया। फिर साइनो आएगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी देगा और उसने भी क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी दे दिया है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स में अब मेरा जो है कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाए। अब बताइए, ये हो गया, हमने फिलिंग भी कर ली है। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो बताइए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो किस तरह से देखेंगे, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स आपका जो तैयार हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो सेंट्रल मेटल आयन है, तो सेंट्रल मेटल आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहा है क्या, बताइए, इसमें कोई एम्प्टी ऑर्बिट जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नजर नहीं आ रहा है। मतलब मेरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है ना। और बताइए, मेरा जो कॉम्प्लेक्स है उस कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी जो ज्योमेट्री है वो किस तरह की हो जाएगी। हाँ, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जो शेप होता है, जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। तो मेरा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी शक्ल कैसी हो जाएगी जी, तो इस तरह से जो है ये मेरा कॉम्प्लेक्स होगा जिसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी। और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस तरह का हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड, बताइए अनपेयर्ड नजर आ रहा है कि आपको, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये कैसा है मेरा कॉम्प्लेक्स, ये डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स में, कोई भी कॉम्प्लेक्स है तो उसके आप क्या करोगे, ये स्टेप्स के जरिए से आप आखिरी में देखोगे कि वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है और उसकी ज्योमेट्री कौन सी होगी वो आप बहुत आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और ज्योमेट्री पहचान कर आ गया होगा या प्रिडिक्ट करके आ गया होगा, है ना। तो इस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जरिए से हम ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब देखो, कोई भी जो थ्योरी होती है वो थ्योरी परफेक्ट नहीं होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ खामियां रह जाती है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन रह जाती है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने जो थ्योरी पेश की, मतलब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसके अंदर जो लिमिटेशन थे, अब देखते हैं वो लिमिटेशन कौन कौन से हैं। देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि मेरा जो कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स जो जब मैं कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी निकाल रहा था तो उसके अंदर मैं हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रहा था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये क्लियर नहीं कर पाती, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है कब कॉम्प्लेक्स जो है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा और कब कॉम्प्लेक्स मेरा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाती है, यही तो इसका ड्रॉबैक है ना। और इसी ड्रॉबैक की वजह से ही वो जो हाई स्पिन और लो स्पिन था, क्यों था वो मैं आपको नहीं बताया, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। दूसरा क्वेश्चन हमारा रह गया था कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कलरफुल क्यों होते हैं, क्यों उनका कलर होता है, ये भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसका भी जवाब नहीं दे पाती है ना। और तीसरी बात कि जो ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करती हैं
तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज्योमेट्री 100% करेक्ट हो। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली उसकी जो ज्योमेट्री मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए से जो ज्योमेट्री दिखती है कोई कॉम्प्लेक्स की, वो अलग होती है, और जो हम प्रिडिक्ट करते हैं, ये थ्योरी के ज़रिए से जो प्रिडिक्ट करते हैं वो अलग होती है। तो कभी कभी जो है ये थ्योरी कभी कभी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, कभी कभी ये ज्योमेट्री को करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है। तो ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं, आगे का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि जो ड्रॉबैक यहाँ रह गए थे वो ड्रॉबैक किस तरह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT थ्योरी किस तरह से वो ड्रॉबैक्स को दूर कर पाती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कौन से पोस्टुलेट्स बयान करती है। तो जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।